गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप कुमार, आपका एसएस टीचर। तो आज हम चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री का, 8th क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी, सबसे पहले तो इस चैप्टर का जो टाइटल है यानी नाम है उसी के अनुसार ही देखेंगे। ठीक है। आदिवासी वे लोग होते हैं जो जंगलों में रह करके अपने आप को जंगल की संतान मानते हैं। वे लोग जो जंगलों में रहते हैं तथा जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने आप को जंगल की संतान मानते हैं। ठीक है, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। दिक्कू वे लोग थे जो जंगलों के अंदर, मतलब कोई बाहर से जो प्रजाति आई थी वो जंगलों में रहने लग गई थी, तो उन्होंने क्या किया था कि आदिवासी जहाँ पर रहते थे उनको उनकी जगह जो है उनकी जगह का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अतिक्रमण मतलब उनकी जगह पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। उनको थोड़ा आगे सरकाते गए, वो उनकी छोड़ी गई जो जगह थी, उनकी जो वो जगह जो जिस जगह को वो छोड़ देते थे वो वहाँ रहने लग जाते थे। ठीक, आदिवासी हमेशा स्थायी बंदोबस्त, आदिवासी जो थे वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, स्थान को बदल बदल करके रहते थे। दिक्कू जो रहते थे वो एक स्थान पर रहते। तो चलो अब चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर के अनुसार आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। 1895 ईस्वी में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में गाँवों में घूमता देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद यह ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दिक्कुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याएं दूर करने के लिए यह पृथ्वी पर आया है या फिर यह यहाँ पर आया है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बनता है भाई, जो बिरसा था वो कहाँ का रहने वाला था या फिर उसे कहाँ देखा गया? झारखंड में छोटा नागपुर स्थान पर। ठीक है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर में रहता था। तो ये कह रहा है कि भाई जो बिरसा का जन्म जो हुआ वो मुंडा परिवार में हो। मुंडा एक प्रजाति का नाम था, जो जनजाति, जैसे जनजाति उन्हें कहा जाता है जो जंगलों में रहती। जनजातियाँ मतलब वे जाते जो जंगलों में रहते, जैसे बंजारे, आदिवासी। ठीक है, अनेक प्रकार की प्रजातियाँ, उनमें से कोई एक प्रजाति जो मुंडा प्रजाति है। ठीक है। तो ये कहाँ रहता था? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये कह रहा है कि जो उस छोटा नागपुर के जो लोग थे वो तो उनके साथ शामिल थे ही, उनकी बातों से सहमत थे ही, उनके समर्थक थे ही, लेकिन उनके साथ दूर के जो आदिवासी थे वो भी उनके समर्थक थे, जैसे संथाल और उराव भी शामिल था। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दिक्कू कहा जा रहे थे वे बाहरी लोग कौन थे? उन्हें इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बनाया? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत ही अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं होते थे जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई देते थे। एक कबीले के बहुत सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। ये कह रहा है कि जैसे हमारे समाज के अंदर अनेक जातियां अलग अलग आर्थिक रूप से भी बटे हुए, समाज मतलब जातियों के आधार पर भी बांट रखा है, आर्थिक रूप से बांट रखा है, रंग रूप के आधार पर भी बांट रखा है। ठीक है। लेकिन आदिवासी के अंदर
विभिन्न प्रजातियों के अंदर बांटा ज़रूर गया था, लेकिन उनके अंदर जो भिन्नताएं थी वो गहरी नहीं थी। मतलब उनका इतना ज़्यादा वो गहरी भिन्नताएं नहीं थी, जैसे कोई ज़्यादा ही गरीब है, कोई ज़्यादा ही अमीर है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। सक्रिय मतलब काम करते थे, ठीक है। कुछ झूम की खेती करते थे। तो पहली बात क्वेश्चन बन गया अभी, ये कह रहा है कि भाई झूम की खेती किसे कहते थे, यानी कि वह खेती या इस तरह से खेती करना कि एक ज़मीन पर कुछ समय के लिए या एक दो फसलों का उत्पादन करें और उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं झूम की खेती। यानी कि एक ऐसी भूमि पर खेती करें जिसमें खेती करने के बाद उसे भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था, ठीक है, उसे कहते थे हम झूम की खेती या घुमंतू खेती। इनमें चलो पढ़ते हैं। इनमें से कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जंगल तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ करते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिसमें मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को कुचलते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उनमें बस खेत में बखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसका वे काट करके वे दूसरी जगह चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। तो दूसरा क्वेश्चन ये बताया भाई परती भूमि से क्या अभिप्राय, यानी कि वह भूमि जो कुछ समय के लिए बिना खेती के किए उसे खाली छोड़ देना, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर खेती करने के बाद उसे खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे हम देसी सी भाषा में हम जिसे बदवाड़ कहते हैं ना, भाई इस खेती में अब क्या हमने कुछ नहीं बोया, इसे खाली छोड़ रखा है, बदवाड़ छोड़ रखा है, ठीक है, उसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में रोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थे। वे केवल उसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। ये कह रहा है कि कुछ लोग शिकारी भी थे, कुछ संग्राहक। शिकारी का मतलब होता है वे व्यक्ति जो जंगलों के अंदर जो पशुओं का शिकार करते, जानवर को जो शिकार करते थे उन्हें शिकारी कहा जाता था। संग्राहक का मतलब होता था वे व्यक्ति जो अपने भोजन की तलाश में, यानी अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते, जैसे फल फूल मांस वगैरह जो भी था अपना उनको इकट्ठा करने के लिए, ठीक। और इधर जो ये दे रखा है भाई परती भूमि, साल और महुआ। साल एक पेड़ का नाम है, महुआ एक फूल था जिसे खाया भी जाता था तथा शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये आपने अपनी सफ नोटबुक में लिखने। तो आगे पढ़ते हैं। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वह अन्य उत्पादकों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय उसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में से फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल किया करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वो खोंड समुदाय के लोगों को ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चला लेते थे। वे अपने कीमती वन उत्पादकों के बदले ज़रूरत की चीज़ों को ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादक
कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने के लिए कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। वे जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी खरीद फरोख्त की भी करनी पड़ती थी। इसी की वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर भी आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने के लिए आदिवासियों को कर्जा लेते थे, लेकिन वह उसका ब्याज बहुत अधिक होता था। इस तरह से बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ भी मानते थे। ये कह रहा है कि बहुत सारे आदिवासी ऐसे भी आदिवासी थे जो जंगलों में ही रहते थे, और बहुत सारे ऐसे आदिवासी भी थे जो जो जंगलों से उत्पादन होने वाली वस्तुओं का जब कमी आ जाती थी तो बाहर मजदूरी करने चल देते थे। कोई तो सड़क निर्माण के अंदर काम करता था, तो कोई जंगल से लकड़ियाँ काट कर के लाता था, कोई भाई खेतों में मजदूरी का काम करता था। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये बता रहा है मध्य प्रदेश के अंदर एक समुदाय है बेगा समुदाय। ठीक है, ये जो समुदाय था ये अपने आप को जंगल की संतान मानते थे और जंगल से बाहर जाकर के मजदूरी करना वो अपने आप में अपमानित मानते थे, यानी कि अपमानजनक बात है कि भाई हम जा कर के मजदूरी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है भाई। कुछ जानवर पालते थे, ये कह रहा है कि भाई कुछ लोग यानी कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जो जानवरों को पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ को लेकर के यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लावड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी और समुदाय के लोग गडरिया रहते थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ये समुदायों के नाम दे रखे हैं, आदिवासी समुदायों के नाम दे रखे, जैसे अपने समाज में जातियों के नाम होते हैं ना, उसी तरीके से इनके नाम है भाई गुज्जर बकरवाल। ठीक है, गुज्जर, वन गुज्जर, लबड़िया। ठीक है, ये इनके प्रजातियों के नाम बता रखे हैं। ठीक है भाई, तो